बड़ी खबर के साथ चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट में बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल अधीक्षक और जेलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं जेल वार्डन के हेड संजय खरे और हरिशंकर राम को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर जेल अधीक्षक और जेलर समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक एसपी त्रिपाठी, जेलर महेंद्र पाल सिंह भी सस्पेंड हुए हैं। साथ ही जेल वार्डन के हेड संजय खरे और हरिशंकर राम को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक और अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है, जिसमें गैंगवॉर में मारे गए मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसकी डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं अब तक मुकीम काला और अंशु दीक्षित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट अब तक सामने आया है चित्रकूट से, जिसके मुताबिक गैंगवॉर में मारे गए मिराजुद्दीन का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन उसकी डेड बॉडी अभी परिजनों को बताया जा रहा है कि सौंप दी गई है और अब तक मुकीम काला और अंशु दीक्षित का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। मिराजुद्दीन का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और चित्रकूट से हमारे सहयोगी अखिलेश और साथ ही लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? चित्रकूट जेल के गैंगवार से जो बड़ी खबर इस समय सामने आई है कि रात में ही जो मिराज अली था उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया था और उसके बाद देर रात ही उनके परिजनों को उनकी डेड बॉडी सौंप दी गई थी, जिसके बाद डेड बॉडी को लेकर परिजन बनारस के लिए रवाना हो गया था। इससे जुड़ी एक और मेरे पास बहुत बड़ी खबर है, जिसमें यह पता चला है कि जो गैंगवार की जो घटना हुई थी इसमें 2 एफआईआर कराई गई है, जिसमें पहली एफआईआर जेल अधीक्षक की तरफ से कराई गई है और दूसरी एफआईआर करवी कोतवाल की तरफ से कराई गई है। कुल मिलाकर के 2 एफआईआर अभी तक कराई गई हैं और मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि जो पिस्टल थी वो जेल के अंदर कैसे पहुंची। उसमें पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि इसकी जांच जेल के अधिकारी कर रहे हैं, वही बता पाएंगे। और जो रात में मिराज अली का पोस्टमार्टम हुआ है उसमें क्या इंजरी आई है उसका पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। बाकी के जो 200 हैं मुकीम काला और अंशु दीक्षित का भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। इस समय हम खड़े हैं पोस्टमार्टम में ही, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहीं पे मुकीम काला और अंशु दीक्षित का डेड बॉडी रखी हुई है। अभी तक उनके कोई परिजन नहीं आए हैं, जिसकी वजह से अभी पोस्टमार्टम नहीं किया जा सका है। जब उनके परिजन आ जाएंगे तभी इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी, आप बने रहे हमारे साथ। अखिलेश, ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, एक्शन भी हो रहा है, निलंबन की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। जेलर और जेल अधीक्षक दोनों को सस्पेंड किया गया है, साथ ही 2 और लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। जी अमित, देखिए जिनकी जिम्मेदारी प्रथम दृष्टया दिख रही थी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हेड जेल वार्डर 2 सस्पेंड हुए हैं। इसमें तो जो कमेटी ने जांच की थी उसकी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लेकिन अब बात सिर्फ अधिकारियों के सस्पेंशन तक नहीं रह जाती है। ये एक ऐसी घटना है जो उत्तर प्रदेश की जेलों में हुई घटनाओं का इतिहास बन गई है। अब जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था 0.9 mm की, वो पुलिस के पास है। फोरेंसिक उसका अध्ययन किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा, जब अंशु दीक्षित की कोई जाहिर दुश्मनी नहीं थी मुकीम काला के साथ, मिराज के साथ, तो आखिरकार उसने उन दोनों की हत्या क्यों की? सबसे बड़ी चीज़ है कारण। और फिर उसके बाद उसको संसाधन कैसे मुहैया कराए गए? जब लॉकडाउन के दौरान जेलों में मिलाई बंद चल रही थी, उसके पास पिस्टल कैसे पहुंचती है और वो पूरे इस हत्याकांड को अंजाम कैसे दे पाता है? तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच में उम्मीद की जा रही है मिलेंगे। तब शायद तमाम तस्वीर और साफ हो सके कि आखिरकार हत्या करने की वजह क्या थी और हत्या के लिए असलहा इस जेल के अंदर कैसे पहुंचा। जेल के जो डिपार्टमेंट है उसको भी काफ़ी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जेलों की सुरक्षा पर फिर से एक बार सवालिया निशान लग गया है। चाहे आप सीसीटीवी कैमरे बढ़ाते चले जा रहे हो, चाहे लखनऊ से आप वीडियो वॉल से निगरानी कर रहे हो, लेकिन इसी दौरान इतनी बड़ी खबर आ जाती है जो पूरे प्रदेश को सनसनी में ले आती है और जेल के अंदर ऐसा
हत्याकांड हो जाता है, फिर उसके बाद एनकाउंटर होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये सस्पेंशन अभी एक खानापुरी ज़रूर है, लेकिन जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं हो जाता कि आखिर वजह क्या थी, क्यों मारा अंशु दीक्षित ने, तो तब तक ये मान के चलिए तमाम चर्चाएं सिर्फ होती रहेंगी अभी तक। ठीक है अखिलेश, ये दोनों सवाल अभी भी बरकरार हैं। पहली बात तो ये कि अंशु दीक्षित ने क्यों मारा, इस वारदात के पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि उसकी कोई पर्सनल कोई व्यक्तिगत दुश्मनी उसके साथ नहीं थी। दूसरा सवाल ये है कि जेल के भीतर हथियार पहुंचा कैसे। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है। पाया है लगभग 22 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के और जेल प्रशासन के हाथ अभी भी खाली है। इन दोनों सवालों का जवाब नहीं अभी दे पा रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है, जांच में जैसे जो साक्ष्य मिलेंगे उसके बाद उसको बताया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर, सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। हमारी उनके परिजनों से बात हुई थी कि जो मिराज था, मिराज का मुख्तार अंसारी से 2004 के बाद कोई कनेक्शन नहीं था, ना ही उसके पास 307 जैसे कोई गंभीर मामले पंजीकृत थे, केवल राजनीतिक मामले पंजीकृत थे। साजिश के तहत उसकी हत्या की गई, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। वह नाम भी जानते हैं और वह बाद में उसका नाम का भी खुलासा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल तो खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई, अभी कोई भी कारण सामने नहीं आया कि किसकी साजिश थी और कैसे अंदर पिस्टल पहुंचा जिससे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि जो अधिकारी हैं खाना पूर्ति करने में जुटे हुए हैं, कागजी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं। 22 घंटे के बाद भी अभी तक कोई जांच आख्या जो सामने नहीं आई है कि किन कारणों से ऐसी परिस्थिति सामने आई, किसकी साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया। जी ऋषभ, जब भी जेल के भीतर ऐसी कोई वारदात होती है तो कहा जाता है कि जांच करवाई जाएगी, पता लगाया जाएगा कि जेल के भीतर हथियार कैसे पहुंचा, कौन लोग हैं जो हथियार की सप्लाई करते हैं जेल के भीतर, और हर बार सिर्फ खाना पूर्ति रह जाती है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं, तमाम जगहों पर जेल अधीक्षक बदले जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, या इस पर कोई जवाब मिल पाएगा कि जेल के भीतर कौन वो लोग हैं जो अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई करते हैं, या लोगों के लिए सुख सुविधाओं का इंतजाम करते हैं जो जेल के भीतर बंद होते हैं कैदी, उनके लिए? जी अभी देखिए, ये सवाल तभी उठे थे जब बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या की गई थी। कुख्यात सुनील राठी ने उसकी गोली मारकर हत्या की थी। उस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद सीबीआई जांच जब खत्म होगी तब मिलेगी कि किसकी किसकी गलती थी। उस दौरान भी जेल सुपरिटेंडेंट, जेलर, वार्डर सस्पेंड हुए थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही वो फिर से वापस हो गए। अधिकारियों की इतनी कमी है। और अब उसके बाद चित्रकूट जेल में ये कांड हो जाता है। अब जैसा अब अपराध जगत के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि 3 जो लोग मारे गए हैं, तीनों के अलग अलग प्रोफाइल थे। अंशु दीक्षित को शार्प शूटर माना जाता था कि आमतौर पे हत्याएं करता था, हत्या को अंजाम देता था। एसटीएफ के एक सब इंस्पेक्टर पर और भोपाल पुलिस के 2 सिपाहियों पर वो फायरिंग कर चुका था 2012 में। 2014 से वो जेल में था। वो सीतापुर का रहने वाला था। उसका क्राइम प्रोफाइल अलग था। मिराज के बारे में बताया जाता है कि वो मुख्तार और मुन्ना बजरंगी का मैनेजर टाइप का आदमी था। वो उनके जो तमाम रंगदारी जहाँ से आती थी उसको वसूलने को, उसको लिखा पढ़ी को मेंटेन करता था, उसके पैसे को तमाम धंधों में लगाता था। ऐसे आरोप मिराज के ऊपर लगते रहे हैं। और अभी अक्टूबर 2020 में ही मिराज ने खुद सरेंडर किया है। वो पुलिस चौकी पर गया था, पुलिस के सामने सरेंडर किया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके घर का एक हिस्सा भी गिराया गया था। तो मिराज का प्रोफाइल ये है। वहीं मुकीम काला की बात करें तो मुकीम काला हार्डकोर क्रिमिनल था। वो लूट, हत्या, अपहरण, रंगदारी, ऐसा कोई अपराध नहीं बचा हुआ था जो मुकीम काला ने ना किया हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय था। और जो हमारे सोर्सेज हैं इस फील्ड में, जो अपराध की दुनिया में सोर्सेज हैं, उनका भी ये कहना है कि मुकीम काला और मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी या अंशु दीक्षित, तीनों में कोई इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो शायद आने वाले वक्त में मिल पाए कि आखिरकार असलहा कहाँ से आया, अंशु दीक्षित ने क्यों मारा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन अभियान की। यूपी में 5 और जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। सोमवार से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी 5 और जिलों में। 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों को ये टीका लगेगा। कुल 23 जिलों में लोगों को टीका लगाया जाएगा। अभी तक 18 जिलों में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुल 1,14,67,023 लोगों को अब तक टीका लगाया जा चुका है। 31,16,480 लोगों को दूसरी डोज भी इस दौरान लग चुकी है।
तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, फिलहाल 18 जिलों में टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत 18 से 44 साल वर्ग के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन अब 5 और जिलों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल अमित, पहले जो है 6-7 जिलों को अनुमति दी गई, उसके बाद 11 और फिर 18। अब सोमवार से यूपी के 21 जिलों में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा 18 से 44 वर्ष के लोगों को, और बाकायदा सरकार की तरफ से इसका एक आधिकारिक आंकड़ा भी जारी किया गया, कितने लोगों को पहली डोज लगी, कितने लोगों को दूसरी डोज लगी। और अब कहा जा रहा है कि मिर्जापुर, बस्ती और आजमगढ़ समेत जो और बड़े जिले बचे हुए हैं उनको इस सूची में शामिल किया जाएगा। हालांकि इन 5 जिलों की जो नाम है, इनकी सूची थोड़ी देर में सरकार की तरफ से जारी होगी, टीम 9 की बैठक के बाद। तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं अमित, की ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग जाए, और इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी कराया गया है। और ग्लोबल टेंडर होते ही यूपी के 4 से 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सरकार की कोशिश है, मुख्यमंत्री की कोशिश है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए, जिससे इस महामारी से लड़ा जा सके। और यही वजह है कि लॉकडाउन की समय सीमा भी बढ़ाई गई थी 17 मई तक। तो निश्चित तौर पर अब 5 जिलों को और जोड़ा गया है। 18 के बाद अब 23 जिलों में उत्तर प्रदेश के सोमवार से वैक्सीनेशन होगा। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में 15,747 कोरोना केस आए हैं, और सरकार यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज करने पर फोकस कर रही है। सीएम योगी कोविड को कंट्रोल करने के लिए खुद एक्शन में हैं। यही वजह है कि यूपी में लगातार केस अब कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात की जाए तो प्रदेश में 15,747 कोरोना केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में उससे कहीं ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। जो टीके प्रदेश में स्थित कंपनियों से मिल रहे थे, उनके अतिरिक्त एक ग्लोबल टेंडर किया गया। वो उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की ग्लोबल टेंडर किया है, कि ताकि जो विदेश से भी ये वैक्सीन मंगाकर अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी लगाई जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। यूपी में टीकाकरण तेज करने के लिए भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। टीकों की कमी ना हो, इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया है। जो टीके देश में स्थित कंपनियों से मिल रहे थे, उनके अतिरिक्त एक ग्लोबल टेंडर किया गया। वो उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने की ग्लोबल टेंडर किया है, कि ताकि जो विदेश से भी ये वैक्सीन मंगाकर अपने नागरिकों को जल्दी से जल्दी लगाई जा सके और उन्हें सुरक्षित किया जा सके। मेरठ के गांव में भी महामारी पैर पसार चुकी है। इसी बीच मेरठ के एक गांव ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। अगर बिना मास्क पहने इस गांव में घुसे तो जुर्माना तय है। ये है मेरठ का मटोर गांव। इस गांव में कोविड वायरस से कई लोग पीड़ित हो चुके हैं, इसलिए गांव वालों ने अपने गांव में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। अगर बिना मास्क और सैनिटाइजर के इस गांव में कोई गया तो 2,000 रुपये जुर्माना तय है। दरअसल इस गांव में पिछले 2 हफ्तों में कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग कोरोना से पीड़ित हैं। इसलिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए गाँव के लोगों ने चेतावनी की बोर्ड लगा दी है। कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है हमारे गाँव में, इस वजह से बहुत ज्यादा मौतें भी हो रही। कोई बाहर से आएगा या तो हमारे से बीमारी ले जाएगा या वो यहाँ छोड़ देगा। अब तक कितने मौतें यहाँ पे हो चुकी हैं? कितने पेशेंट? लगभग 16-17 मौतें 5-7 दिनों में। अब कितने पेशेंट अभी निकल रहे हैं लगातार? पेशेंट तो हर तीसरे चौथे घर में है। 5 दिन पहले तक इस गांव में किसी के आने जाने पर रोक नहीं थी। सब्जी और ठेले वाले भी बिना रोक टोक के गांव में आते जाते थे, लेकिन अब उन लोगों के लिए इस गांव में पूरी तरह से लॉकडाउन है। गांव के प्रधान ने सभी रास्तों पर चेतावनी के बोर्ड लगवा दिए हैं, जिसमें 2,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। बोर्ड पर लिखा गया है जो बाहरी आदमी आवेगा तो 2,000 रुपये जुर्माना करा जाएगा। गाँव में अभी 1.5-2 हफ्ते में 15-16 मौतें हो गई हैं, और इसमें जवान लड़के गए हैं, कई लेडीज गई हैं जिनके पेट में बच्चे थे। 2 लेडीज तो वे भी मरी है जवान। और फिर सबने सलाह करके गांव के प्रधान वगैरह ने सबने सलाह करी, फिर ये बोर्ड लगवाया इन्होंने। मटोर गांव के अनोखे लॉकडाउन से बाकी गांव वाले भी सीख ले रहे हैं, साथ ही मटोर गांव की सख्ती की तारीफ भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रायबरेली से जहां पर मजदूर के साथ मारपीट की गई है। मजदूरी का पैसा मांगने पर उसके साथ मारपीट की गई। दबंगों ने लात घूंसों से मजदूर को बुरी तरीके से पीटा है। नवनिर्वाचित प्रधान पर पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भदोखर थाना क्षेत्र के सिमरा गांव की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मजदूरी मांगने के लिए गए मजदूर को बेरहमी से पीटा गया है। आरोप लगा है दबंगों पर। बताया जा रहा है कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के घर जब ये मजदूर मजदूरी का पैसा मांगने के लिए पहुंचा, तब उसे बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। और रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, क्या जानकारी है आपके पास? जी, हमें आपको बताना चाहेंगे ये घटना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो एक युवक है जो मजदूरी मांगने गया था प्रधान के किसी गुर्गे के पास, वहां पे प्रधान भी मौजूद था। पहले तो उसके गुर्गे ने पीटा, उसके बाद प्रधान जी भी अपना आपा खो बैठे और उसे इतनी जबरदस्त तरीके से लात घूंसों के साथ साथ पीटा। और जब उस पर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसको जो है अपनी बेल्ट से भी बेरहमी पूर्वक मारा। उनके साथ 2-4 और लोग थे, उन्होंने भी उस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। और मजदूरी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 250 से 300 रुपए थी, जिसको लेकर ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। और भदोखर थाने में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले लाठी डंडे चलने का वीडियो सामने आया था उसमें, और आज ये फिर एक तरीके से जो वीडियो आया है पिटाई का, उससे कहीं ना कहीं भदोखर थाने की पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर बड़े सवाल हो रहे हैं कि वो लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रही, लोगों को सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पा रही। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से कार टकरा गई और 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। कार में वीडियो बनाते वक्त ये हादसा हुआ है। वीडियो बनाने के दौरान ही ट्रक से ये कार टकरा गई है। बताया जा रहा है कि खतौली से गुर्जरहेड़ी गाँव जा रहे थे कार सवार युवक। पानीपत खटीमा रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे के पहले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार में बैठे ये सभी लोग वीडियो बना रहे थे और तभी तेज़ रफ्तार इनकी कार ट्रक से टकरा जाती है, जिसके चलते इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली जाती है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक हादसे के पहले की तस्वीर है। ये तीनों युवक कार के भीतर बैठकर वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद जो तस्वीर सामने आती है वो बेहद दर्दनाक भयावह तस्वीर। इनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और 3 लोगों की इस हादसे में मौके पर मौत हो जाती है। 2 की हालत बेहद गंभीर है, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर आगरा में दबंगों पर दुकान में आग लगाने का आरोप लगा है। ये मामला थाना पिढौरा इलाके के कौंध गांव का है। आरोप है कि आपसी विवाद के बाद दबंगों ने दूसरे पक्ष के दुकान में आग लगा दी। दुकान में आग लगे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आगरा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दबंगों पर इस दुकान में आग लगाने का आरोप है। हालांकि अभी तक इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है।